अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज यूनिट नंबर 8 थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शन ये स्टडी करेंगे कि किस तरह इनके ऊपर एमडीकेट में एमसीक्यूज आ सकते हैं। नंबर 1 थर्मोकेमिस्ट्री क्या है। थर्मोकेमिस्ट्री जो है इसमें हम केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज़ होती है उनको स्टडी किया जाता है, और इनके अलावा जो फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन है जैसे सॉलिड लिक्विफाई हो जाए, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, इन तमाम फिज़िकल चेंज में जहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज़ होती है उनको स्टडी किया जाता है। तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन या फिज़िकल प्रोसेस हो तो उसमें जो एनर्जी चेंज आएगा उनको स्टडी किया जाता है। तो नंबर 1 केमिकल रिएक्शन के हवाले से एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये कौन से होंगे, इनके ऊपर किस तरह एमसीक्यूज आ सकता है। नंबर 1 इसमें हीट रिलीज़ होगी, इनका डेल्टा H लेस देन 0 होगा। इसका मतलब कि रिएक्शन के लास्ट में जो वैल्यू मेंशन होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो उनका मतलब होगा कि इतनी एनर्जी रिलीज़ हो गई। इनके अलावा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है सिस्टम से सराउंड की तरफ जाएगा, और जब हम उन्हें टच करेंगे तो हमें वार्म जो है गर्म महसूस होगा। इनका जो एग्जाम्पल है फेमस कंबशन रिएक्शन जितने भी होते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, इसमें हीट रिलीज़ होगी। इसी तरह जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैं जो एसिड बेस के बीच में होते हैं उसमें हीट रिलीज़ होगी। इनके अलावा जो रिस्पायरेशन रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इसमें एनर्जी जो है ये रिलीज़ होगी, ATP ये बनेंगे। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिलते हैं वाटर बनता है तो इसमें हीट रिलीज़ होगी। तो ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इनके अलावा एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, इनका डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा, यानी लास्ट में जो है डेल्टा H पॉजिटिव वैल्यू जो है मेंशन होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो है हीट सराउंड से सिस्टम की तरफ आएगा, और जब हम इन्हें टच करेंगे तो हमें कूल महसूस होगा। जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लाइट के प्रेजेंस में लाइट एब्जॉर्ब करके कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इसी तरह थर्मल डिकम्पोजिशन की सब्सटेंस का हो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हीट एब्जॉर्ब करके इनके ब्रेक डाउन हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल। इसी तरह जब हम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एक फिज़िकल प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी हीट इन्वॉल्व होगा जिसे हीट ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। हीट ऑफ सॉल्यूशन दो चीज़ों पे डिपेंड होगा, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, कि ये आपके पास एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक। यानी अगर किसी आयोनिक कंपाउंड के ब्रेक होने पर ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी और उससे जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड में आ जाते हैं तो उससे अगर कम एनर्जी रिलीज़ होगी तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। सपोज़ आपके पास ये लैटिस एनर्जी यानी ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपके ये है 10 जूल सपोज़, और इनसे जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड में खड़े हो जाएंगे और इससे एनर्जी रिलीज़ हुई 20, तो जब आप यहाँ पर 10 माइनस 20 रखेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट -10 जूल आएगा। तो इसका मतलब कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस करेंगे, इससे एनर्जी जो है रिलीज़ होगी। लेकिन अगर आपके पास लैटिस एनर्जी ये ग्रेटर हो, यानी ब्रेक होने पे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है और रिलीज़ कम होती है, तो ये एंडोथर्मिक जो है प्रोसेस होगा। लेकिन सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी लाजिमी ग्रेटर होनी चाहिए। तो आप इससे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जो है हीट ऑफ सॉल्यूशन इससे भी मालूम कर सकते हैं। अगर लैटिस एनर्जी ये ग्रेटर हो हाइड्रेशन एनर्जी से, लैटिस एनर्जी जो आयोनिक कंपाउंड 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड ब्रेक होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो लैटिस एनर्जी कहलाती है, और जब उस आयन को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। तो ये आपके पास जब लैटिस एनर्जी अगर ग्रेटर हो तो ये आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा और ये आपको कोल्ड महसूस होगा। लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी से तो फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसी तरह जो फिज़िकल फिनोमेना है जो एवापोरेशन, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, इसमें आप किस तरह गेस करेंगे। आप दोनों के डिसऑर्डरनेस एंट्रोपी को देखें, जैसे एवापोरेशन ऑफ वाटर
तो वाटर लिक्विड स्टेट में है, इवापोरेशन जब उसके वेपर बनेंगे तो वेपर और वाटर को आप कंपेयर करें तो वेपर जो है उसका एंट्रोपी या उनकी इंटरनल एनर्जी या उनका डिसऑर्डरनेस वो ज़्यादा होगा। तो ये आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसी तरह मेल्टिंग को आप देख लें, सॉलिड से जब लिक्विड में आएगा तो लिक्विड के मालिक्यूल में डिसऑर्डरनेस एंट्रोपी जो है ज़्यादा होगी सॉलिड के निस्बत, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इनके अपोजिट अगर हम फ्रीजिंग की बात करें तो फ्रीजिंग जब लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो उसमें डिसऑर्डरनेस कम हो जाएगी, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये उनकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो फ्रीजिंग जो है आपके पास फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। जब हम फ्रिज में पानी रखते हैं और वो सॉलिडिफाई होता है, फ्रीज़ होता है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उससे हीट बाहर की तरफ फ्रिज की तरफ आएगा, ऐसा नहीं कि उसकी ठंडक जो है अंदर पानी में जाएगा। सब्लिमेशन जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो सॉलिड में पार्टिकल ऑर्डर में होते हैं बनिस्बत गैसियस स्टेट के, सॉलिड की एंट्रोपी कम होगी गैसियस स्टेट के निस्बत। तो सब्लिमेशन जब सॉलिड से गैस में जाएगा तो ये आपके पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। लेकिन जब गैस से सॉलिड में आएंगे तो ये आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इसमें हीट रिलीज़ होगी। तो इसी तरह आप दो स्टेट के जो है उसके पार्टिकल को कंपेयर कर सकते हैं कि उनका डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं या उसका एंट्रोपी बढ़ रहा है, उनकी एनर्जी बढ़ रही है, तो ये फिर एंडोथर्मिक जो है प्रोसेस होगा। जैसे आपके पास एटमाइजेशन, जब आप मालिक्यूल ब्रेक करेंगे तो नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा बनेंगे, एक मालिक्यूल में ज़्यादा एटम होते हैं, तो आपके पास एटमाइजेशन जब मालिक्यूल एटम बनाएगा तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। जब एटम आपस में मिलेंगे और मालिक्यूल बनाएंगे तो नंबर ऑफ़ एटम कम होंगे, मालिक्यूल की तादाद कम होगी, डिसऑर्डरनेस कम होगी, एंट्रोपी कम होगी, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इनके अलावा इसमें ये जो एग्जांपल दिया है कि कोल्ड ड्रिंक्स, इनको जब अगर हम स्टडी करते हैं तो इस चीज़ को जो हमारे अंडर स्टडी हो उनको सिस्टम कहा जाता है, और उसके सराउंड में आप जहाँ तक भी जाएंगे ये उनका सराउंड कहलाएगा। और जो इमेजिनरी या रियल बाउंड्री सराउंड आवर सिस्टम को सेपरेट करती है वो जो है बाउंड्री कहलाएगी। तो इन बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि आपके पास नंबर वन सिस्टम क्या है, द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच अंडर स्टडी केमिकल रिएक्शन, ए गैस इन ए सिलेंडर, ए लिविंग सेल, यानी आपके पास लिविंग सेल है या गैस सिलेंडर में इनक्लोज है या कोई केमिकल रिएक्शन है जिसको आप स्टडी करते हैं, वो आपका सिस्टम होगा। सिस्टम के तीन टाइप होते हैं, ओपन सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों की एक्सचेंज हो सकती है सिस्टम और एनवायरनमेंट सराउंड के बीच में। इसी तरह क्लोज सिस्टम में कैन एक्सचेंज एनर्जी, सिर्फ एनर्जी की एक्सचेंज होगी और मैटर की एक्सचेंज नहीं होगी इसमें। आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, इसमें दोनों की एक्सचेंज नहीं होगी। लेकिन हम 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना सकते कि वो हमेशा के लिए एनर्जी को ट्रैप कर दे, बल्कि कुछ टाइम तक हम ट्रैप कर सकते हैं, वो फिर भी जो है रिलीज़ होगा वहाँ से। जैसे आपके पास थर्मोस है या वाटर पॉट है, तो ये आपके पास चाय का कप है और ये ओपन फॉर्म में है, तो इसमें मैटर आ भी सकता है, जा भी सकता है, एनर्जी भी सराउंड के साथ एक्सचेंज कर सकता है। इसी तरह क्लोज सिस्टम, ये यहाँ पर जो है कप के ऊपर एक प्लेट पड़ा हुआ है, तो इसमें मैटर जो है बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ एनर्जी रिलीज़ होगा। और यहाँ पर ये बिल्कुल एनक्लोज है, तो ये कुछ टाइम के लिए हम इनकी एनर्जी और मैटर को स्टोर कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, तो एनर्जी कुछ टाइम के बाद फिर भी इससे रिलीज़ होगी। तो ये जो है आइसोलेटेड सिस्टम है, लेकिन 100% आइसोलेटेड हम नहीं बना सकते कि वो हमेशा के लिए एनर्जी को ट्रैप करे। सराउंडिंग क्या है कि सराउंडिंग कोई भी जितनी भी चीज़ें हैं सिस्टम के सराउंड में, वो उनका सराउंडिंग कहलाएगा। एनीथिंग अराउंड द सिस्टम, एनर्जी जो है वो हीट या वर्क इन फॉर्म में हो सकती है, इज़ एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाउंड्री जो है क्या है कि द रियल और इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, वो रियल या इमेजिनरी, जैसे हम अगर रिएक्शन को लैब में स्टडी करते हैं
तो वो तो जो फ्लास्क है वो एक रियल बाउंड्री होगी। जैसे ये आपके पास आप एक रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो ये हमारा है सिस्टम और बाहर है सराउंड। अब इन दोनों को ये जो ग्लास वॉल बीकर का सेपरेट कर रहा है ये हमारी है बाउंड्री, ये एक रियल बाउंड्री है। लेकिन सपोज़ हम सूरज को स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम अपने तरफ से एक बाउंड्री जो है सपोज कर लेते हैं इमेजनरी। तो बाउंड्री हमारे पास रियल भी हो सकती है और इमेजनरी भी हो सकती है। बस सिर्फ ये याद रखें कि ये वो पार्ट है जो सराउंड और सिस्टम को अलग करती हैं। स्टेट क्या है? जो सिस्टम के जो कंडीशन होते हैं, जो खसूसियात सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, वो आपके पास जो है स्टेट कहलाते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल। लेकिन जब इनके साथ अगर डिल लगा हुआ हो जिसमें चेंज आ रहा हो, यानी ये अगर फंक्शनल हो चुके हो कि पहले आपके पास ये टेम्परेचर था, अब ये है, पहले प्रेशर ये था, अब ये है, तो फिर इसको हम स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन कहते हैं। आपके बुक के मुताबिक स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन एक दूसरे के लिए यूज़ होते हैं, अल्टरनेट सेम चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्टेट वेरिएबल वो होते हैं जो हम डायरेक्टली मेजर करते हैं। बाकी जो हम डिफिनीशन करते हैं दोनों के लिए सेम करते हैं कि हमारे पास स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो सिर्फ इनिशियल फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं और हमारा जो है पाथ के साथ कोई सरोकार नहीं होता कि यहाँ पर जो है कैसे पहुँचे। यानी आपने हीटर के थ्रू हीट प्रोवाइड किया, आपने सनलाइट की मौजूदगी में उसे रखा किसी सिलेंडर को या और किसी ऑब्जेक्ट को, या आपने जो है आग जला दी, तो हमारा सिर्फ फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर को हम देखेंगे, तो हमारे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा कि आपने किस तरह ये प्रोवाइड की, तो पाथ के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन वो खसूसियात जो सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, अगर उसमें ये चेंज आ जाता है, ये डिल सिंबल उनके साथ मेंशन हो, तो फिर इनको हम जो है स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन कहेंगे। अगर ये डिल सिंबल इनके साथ ना हो तो इनको स्टेट कहेंगे। फिर स्टेट और स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल में डिफरेंस क्या होगा? स्टेट वेरिएबल को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, लेकिन इनके हेल्प से जब हम मज़ीद दूसरे जो स्टेट वेरिएबल मालूम करते हैं उनको स्टेट फंक्शन कहेंगे। जैसे इंटरनल एनर्जी फिज़िक्स में यू से ज़ाहिर करते हैं, केमिस्ट्री में ई से ज़ाहिर करते हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। इनके अलावा इनको पॉइंट फंक्शन भी कहा जाता है। जैसे आपके पास आपने वॉल्यूम मालूम की, प्रेशर मालूम की, तो आपके पास जो है आप एंथैल्पी इनके हेल्प से मालूम करते हैं, तो एंथैल्पी जो है स्टेट फंक्शन है। और ये चार सिर्फ याद रखें कि आपके पास PTVN, जिस तरह पाकिस्तानी चैनल है PTV नेशनल, तो ये आपके पास ये चारों जो है इनके साथ आप डिल लगा दें, ये आपके पास स्टेट वेरिएबल है, लेकिन इनके हेल्प से जो हम डिराइव करते हैं उनको स्टेट फंक्शन कहा जाता है। जो एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये स्टेट फंक्शन या स्टेट पॉइंट फंक्शन कहलाते हैं। तो आप MCQs में देखिए, अगर दोनों ऑप्शन मौजूद हो तो फिर आप अगर PTVN ये है तो इनको स्टेट वेरिएबल, अगर इनके अलावा इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी है तो इसको स्टेट फंक्शन का नाम देंगे। इनके अलावा हीट क्या है कि हमारे पास हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पर ये स्ट्रिप लगा हुआ है तो आपको सही नज़र नहीं आएगा। इसमें डिफिनीशन ये है कि हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट और बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, और ये उस वक्त तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम में ना हो, जब तक टेम्परेचर सराउंड और सिस्टम का इक्वल ना हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब गेस्ट को चाय का कप दे देते हैं तो हम कहते हैं कि चाय ले ले, ठंडी हो जाएगी। तो किस तरह ठंडी होगी? उनका टेम्परेचर 60-70 है और सराउंड का जो है 25-30 है, तो वो सराउंड की तरफ तब तक उससे हीट रिलीज़ होता जाएगा जब तक उनका टेम्परेचर सराउंड के साथ सेम ना हो जाए। या जब हम कोल्ड ड्रिंक्स रख देते हैं मेहमान के आगे तो हम कहते हैं कि आप ले लें
गर्म हो जाएगा। तो गर्म कैसे होगा कि सराउंड से हीट कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ जाएगा और तब तक जाएगा जब सराउंड और सिस्टम की टेम्परेचर जो है सेम ना हो जाए। तो और ये हमारे पास इनके लिए यूनिट जोल और कैलोरीज इनको यूज़ करते हैं। 1 कैलोरीज 4.184 जोल इनके बराबर है। हीट कैपेसिटी क्या है कि सब्सटेंस की जो गिवन अमाउंट आपको या कि कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई सब्सटेंस हो और उनका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज़ करने के लिए डिग्री सेल्सियस हो या 1 केल्विन हो या 1 फ़ारेनहाइट हो, इन सब के बीच में जो डिफरेंस होगा डिग्री का वो सेम है। तो 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन या 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रेज़ करने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होगी उनको हीट कैपेसिटी कहा जाता है। और हीट कैपेसिटी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि जितना बड़ा सब्सटेंस होगा, ज़्यादा सब्सटेंस होगा तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, अगर कम हो तो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। तो इसलिए इनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है और इनका यूनिट होगा, जैसे फार्मूला है इनको कैपिटल सी से और स्पेसिफिक हीट को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, ये इनका फार्मूला होगा। तो क्यों हीट के लिए जोल और टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस या केल्विन इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक हीट है इनको हम 1 ग्राम के लिहाज से डिफ़ाइन करते हैं कि किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम के अमाउंट के लिए 1 डिग्री सेल्सियस जब हम टेम्परेचर रेस करते हैं तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, उनको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। आप अगर ज़्यादा अमाउंट में किसी चीज़ को लेते हैं 1 ग्राम से ज़्यादा या फिक्स 1 ग्राम लेते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन 1 ग्राम के हिसाब से करते हैं, तो इसलिए ये स्पेसिफिक हीट जो है सिर्फ 1 ग्राम के लिए होगा। और इनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है क्योंकि इंडिपेंडेंट होगा। आप जितना भी अमाउंट ले लें, आपको कैलकुलेशन 1 ग्राम के लिए करनी है। तो इंडिपेंडेंट से याद रखें, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव दोनों आई से स्टार्ट होते हैं। तो इनका कॉमन एग्जांपल जो 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये वाटर की जो हीट के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और इसमें यहाँ पर m मौजूद है, यहाँ पर नहीं है क्योंकि इनको 1 ग्राम के लिहाज से हम डिफ़ाइन करते हैं। और इनका यूनिट जो है जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये इनका यूनिट होगा। इस एग्जांपल को देखिए, इसमें ये कह रहा है कि 500 ग्राम हमने हीट प्रोवाइड की और टेम्परेचर जो है 100 ग्राम मेटल ब्लॉक का जो है रेस कर गया 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। तो इनका हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट क्या होगा। तो नंबर 1 जो टेम्परेचर चेंज है वो 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि आप 30 से 20 को माइनस करें तो आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन ये आएगा। तो आपके पास हीट कैपेसिटी का फार्मूला था कि आप जितनी हीट आपने जो एनर्जी हीट प्रोवाइड की है उनको आप डिवाइड कर दें चेंज इन टेम्परेचर से, तो आपके पास 50 जूल पर केल्विन ये आया। इनके अलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो आपके पास जो स्पेसिफिक हीट था, ये जो आपने मालूम किया हीट कैपेसिटी, इनको अगर आप मास से फिर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.5 जूल पर ग्राम पर केल्विन ये आपके पास स्पेसिफिक हीट आएगा। लेकिन अगर इनको हम डायरेक्टली मेजर करना चाहिए फार्मूले से, स्मॉल सी क्यू एम डेल्टा टी, तो क्यू 500 जूल और ये एम जो है ये आपके पास 100 ग्राम है और चेंज इन टेम्परेचर जो है 10 है। ये 20 और 5 को 10 से डिवाइड कर दे तो 0.5 जूल पर ग्राम पर केल्विन ये आपके पास स्पेसिफिक हीट आएगा। तो इनके ऊपर MCQs आ सकता है कि आपसे हीट कैपेसिटी के बारे में पूछे तो सिर्फ आपके लिए रिक्वायर है जो हीट आपने प्रोवाइड की और जो चेंज इन टेम्परेचर है, लेकिन स्पेसिफिक हीट में आपको मास की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप पर ग्राम के लिए सिर्फ कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर टोटल मास जो है वो 100 ग्राम है। इनके अलावा आपके पास हीट और वर्क याद रखें, ये आपके पास पाथ फंक्शन है, यानी ये दोनों के अलावा जितने भी है वो स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल हैं।
इनका डिपेंड जो है इनिशियल फाइनल पर नहीं होगा बल्कि पाथ पर होगा। जैसे आप ए पॉइंट से डी तक आते हैं तो ये शार्ट पाथ है तो शार्ट वर्क होगा, कम वर्क होगा। अगर आप ए से बी की तरफ, बी से सी, सी से डी की तरफ आते हैं तो ये पाथ जो है लॉन्ग है तो ज़्यादा वर्क होगा। या इनके अलावा आप जो है ये नेक्स्ट ग्राफ से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास इनका फार्मूला है W = FD cos थीटा। तो एक तो एंगल पे डिपेंड करेगा, इनको आप देखेंगे तो इनका जो है सबका एंगल जो है ये मुख्तलिफ होगा। तो आपका पाथ मुख्तलिफ होगा तो आपका वर्क डन जो है वो मुख्तलिफ होगा। वर्क डन आपके पास जो है P डेल्टा V इनके बराबर है। ये आपके पास जो फिज़िक्स में हम लिखते हैं कि डिस्टेंस या यहाँ पर इस, तो जब फासला मुख्तलिफ होगा तो वर्क डन मुख्तलिफ होगा, जब एंगल मुख्तलिफ होगा तो वर्क डन मुख्तलिफ होगा। तो पी भी जो है यहाँ पर ये एक वाई एक्सिस पर पी मौजूद है और यहाँ पर वॉल्यूम। तो आपके पास पी भी इस पॉइंट्स पर ये मुख्तलिफ पाथ है, यहाँ पर इनका रिज़ल्ट भी मुख्तलिफ होगा कि आप पाथ 1 से पाथ 2 से पाथ 3 से आएंगे तो इसका ये डिस्टेंस जो है ये मुख्तलिफ हैं, डी मुख्तलिफ है या इनके बजाय एस कह दे, और यहाँ पर जो है cos थीटा ये मुख्तलिफ होगा सबका। तो ये वर्क एक पाथ फंक्शन है। और इनके अलावा ये जो हीट है ये भी पाथ फंक्शन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए ये एग्ज़ाम्पल दिया है कि ये टेम्परेचर आप रेगुलरली इनको इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये पाथ 1 है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ की, फिर ड्रॉप कर दी, फिर इंक्रीज़ कर दी। इसी तरह तो इस सब के लिए आपने टेम्परेचर ड्रॉप कर दी, फिर ड्रॉप कर दी, फिर इंक्रीज़ कर दी। ये पाथ 3 है और इस पॉइंट तक आप पहुँचते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो आपके लिए ये क्यों जो है सबके लिए मुख्तलिफ होगा। या आप इस सिस्टम को देखिए, आप यानी जब सिस्टम चेंज होगा तो पाथ चेंज होगा, यानी लाजिमी आपको इस तरह की पाथ की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो सिस्टम होते हैं आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, तो इस सब में क्यों जो है वो मुख्तलिफ होगा। जैसे यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्यों प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से जो एक कांस्टेंट प्रेशर होगा तो जब ये मूव करेगा तो वर्क डन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपके पास हम हीट प्रोवाइड करते हैं प्लस क्यों, ये अलग है। और जब यहाँ एडियाबैटिक जो प्रोसेस होगा यहाँ पर वैक्यूम मौजूद है, अगर हम इस पार्टीशन को हटा दें, इस वाल्व को हटा दें तो ये ख़ुद ब खुद गैस जो है वहाँ तक फैल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्यों प्रोवाइड नहीं की, लेकिन फिर भी उतना ही जो है वर्क डन हो जाएगा जितना यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर पहुँच जाए। तो यहाँ पर क्यों ज़ीरो है एडियाबैटिक में, और यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यों हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो प्लस क्यों हैं। तो क्यों जब सिस्टम चेंज होगा तो आपके पास क्यों की वैल्यू जो है वो भी चेंज होगी। तो ये आपके ऊपर क्यों जो है, क्यों और यानी हीट और वर्क, ये पाथ फंक्शन है। इन दोनों को याद रखें। इनके अलावा तमाम जो है वो स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन है। और स्टेट वेरिएबल स्टेट फंक्शन में क्या डिफरेंस बताया, जो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, वो स्टेट वेरिएबल, और जो उसके हेल्प से फिर डिराइव करते हैं इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, तो उसको फिर स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन कहेंगे। ये यहाँ पर जो मैंने आपको ज़ुबानी बताया कि कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस जब होगा तो वहाँ पर वॉल्यूम जो है अगर फिक्स हो तो आपके पास W जो है ये ज़ीरो होगा, क्योंकि जब वॉल्यूम फिक्स होगा तो वर्क डन नहीं होगा, तो W ज़ीरो। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस में आपके पास जो है W ज़ीरो है। लेकिन जब आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस होगा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसमें आपने प्रेशर कांस्टेंट ली, वॉल्यूम तो चेंज होगा तो वर्क डन होगा, W जो है कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू आएगी। तो जब सिस्टम चेंज होगा तो इसका मतलब कि पाथ चेंज हो रहा है। तो W और Q जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनके अलावा एक और पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये इनके ऊपर MCQs है कि थर्मोकेमिस्ट्री का मेन प्राइमरी फोकस किस चीज़ पर होगा। तो बी नंबर ऑप्शन, द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द
केमिकल रिएक्शन एंड फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी एनर्जी चेंज होगा केमिकल रिएक्शन में या फिज़िकल प्रोसेस में, जैसे सॉलिड लिक्विड में लिक्विड एवापोरेट हो जाता है, या कंडेंसेशन प्रोसेस हो, सब्लिमेशन हो, एटमाइजेशन हो, तो अगर फिज़िकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस, इसमें जो एनर्जी चेंज आएगा उनको स्टडी किया जाता है। इन थर्मोकेमिस्ट्री द सिस्टम रिफर टू, सिस्टम किस चीज़ को रिफर करता है थर्मोकेमिस्ट्री में? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स बीइंग स्टडी, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको स्टडी किया जाता है जो अंडर साइंटिफिक स्टडी हो। व्हाट डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फ्रॉम द हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट में क्या फ़र्क होगा? तो उसमें हीट कैपेसिटी एज मेजर एंड जूल पर डिग्री सेल्सियस, जबकि स्पेसिफिक हीट जो है इनको जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस के लिहाज से हम स्टडी करते हैं, और उसी से इनका फार्मूला भी है। इनका फार्मूला हीट कैपेसिटी का क्या था? Q डिवाइड बाय डेल्टा टी, और यहाँ पर इनके लिए जो फार्मूला था कि Q डिवाइड बाय m डेल्टा टी। तो ये पर ग्राम के लिहाज से इनको, और ये स्मॉल c से और इनको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। The condition of the system described completely by its measurable properties such as pressure, volume and temperature is called, इस को क्या कहा जाएगा? इस प्रॉपर्टीज़ को स्टेट कहा जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम डेल लगा दें तो फिर इनको हम स्टेट वेरिएबल कहेंगे। अगर इनके बजाय इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी का नाम लिया होता तो फिर हम ऑप्शन में स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन वो ऑप्शन ढूंढते। इनके अलावा यहाँ पर अगर हीट और वर्क होता तो फिर पाथ फंक्शन, इनको ये ऑप्शन ठीक होता। इंटरनल एनर्जी जो है क्या है कि किसी सिस्टम में जितने भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन मौजूद है उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, कि उन तमाम पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करते हैं तो वो इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। या इस तरह भी कह सकते हैं कि जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं उससे हम वर्क डन माइनस कर देंगे तो बाकी जो है वो इंटरनल एनर्जी में कंज्यूम होगा। तो द डिफरेंस बिटवीन द प्रोवाइडिंग हीट एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम नोन एज इंटरनल एनर्जी, यानी आपने जो हीट प्रोवाइड की तो ये हीट जो है इसके बदले सपोज़ यहाँ पे पहले पिस्टन यहाँ पे मौजूद था और ये फिर इस पोजीशन पर आया, तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ तो ये हीट यहाँ पर डेल ई इसमें कंज्यूम हो जाएगा, और कुछ यहाँ पर पी डेल्टा वी ये वर्क डन ये हो जाएगा डब्ल्यू, पी डेल्टा वी या डब्ल्यू। तो आपके पास इंटरनल एनर्जी क्या है कि आपने जो टोटल हीट प्रोवाइड कर दी इससे ये वर्क डन माइनस कर दे तो बाकी डेल ई रह जाएगा। तो इस तरीके से भी एमसीक्यूज बन सकता है कि आपके पास इंटरनल एनर्जी जो है ये द प्रोवाइडिंग हीट और वर्क डन के बीच में जो है डिफरेंस है, यानी जितनी हीट आपने प्रोवाइड की थी उससे वर्क डन माइनस कर दे, बाकी जो इंटरनल एनर्जी में कंज्यूम हो चुका होगा। नंबर थर्ड, द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोवाइडिंग हीट टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे और आप जो है इस को फिक्स कर दें, यानी आपके पास ये वॉल्यूम जो है फिक्स हो, तो ये जो है अभी वर्क डन नहीं होगा। तो जितना भी आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट प्रोवाइड करते हैं वो डेल वी के डेल ई के जो है इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। फिज़िक्स में हम इंटरनल एनर्जी के लिए यू को यूज़ करते हैं। तो इनमें ये याद रखें कि जब कांस्टेंट प्रेशर आ जाए, कांस्टेंट प्रेशर, तो इनका कुछ ना कुछ वैल्यू मौजूद होगी, लेकिन सिर्फ उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे 180 एम हो, 280 एम हो, 380 एम हो, लेकिन ये फिक्स होगा। जब कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होगा कि ज़ीरो वॉल्यूम, ज़ीरो, तो कांस्टेंट प्रेशर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम जब आ जाए तो इसका मतलब कि वॉल्यूम जो है ज़ीरो है, तो यहाँ पर फिर वर्क डन नहीं होगा। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो जितना भी हीट हम प्रोवाइड करेंगे और वॉल्यूम फिक्स हो तो वर्क डन नहीं होगा, और टोटली इंटरनल एनर्जी में कंज्यूम होगा। तो इन तीनों डिफिनीशन को याद रखें, इनके ऊपर एमसीक्यूज बन सकता है। इंटरनल एनर्जी के जो है और कौन से मेन पॉइंट्स हैं, इनका यूनिट जब भी एनर्जी आ जाए तो जूल इनका यूनिट है, ये एक स्टेट फंक्शन है और ये इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, ये पाथ के ऊपर जो है डिपेंड नहीं होगा। और इनका अपना नाम हमने बताया कि वो स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन,
जनरली हम हमारे बुक में जो है स्टेट वेरिएबल स्टेट फंक्शन को एक ही मानी में लेते हैं। और जब एनर्जी रिलीज़ होगी सिस्टम से तो इंटरनल एनर्जी को नेगेटिव लेंगे, और जब एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्व करेगा तो इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव लेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है आपके पास वो कांस्टेंट होगा, यानी उसमें चेंज नहीं आता, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि जितना आप वो प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, वो वर्क डन में कंज्यूम होगा। तो इंटरनल एनर्जी वैसी की वैसी रहेगी, तो इंटरनल एनर्जी जो है उसमें चेंज नहीं आएगा, वो ज़ीरो रहेगा। एंड जब हम किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं तो नंबर 1 उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी पार्टिकल का रोटेशन, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन ये इंक्रीज़ होगा। जब हम इंटरनल एनर्जी को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं तो उनके फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और इसी तरह जब मज़ीद इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे तो उसके बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, और बॉन्ड ब्रेक होने के नतीजे में उनका केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तो ये 3 स्टेप जो है याद रखें। फर्स्ट टाइम उनकी वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, फिर सेकंड उसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा, और थर्ड जो है उसके बॉन्ड ब्रेक होंगे और उसके नतीजे में रिएक्शन होगा। क्योंकि रिएक्शन क्या है? द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो जब आप इतनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेंगे तो उसके बॉन्ड लास्ट में ब्रेक होंगे। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन क्या है कि द वर्क डन बाय द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। जब भी आप हीट प्रोवाइड करते हैं, वॉल्यूम में जो चेंज आएगा तो वो हमें जो है ये वर्क डन बाय द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, गैस के जो एक्सपेंशन से या कंप्रेशन से आपके पास जो वर्क डन होगा, द वर्क डन बाय द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। इनको प्रेशर वॉल्यूम सिर्फ एक्सपेंशन नहीं, आप कंप्रेशन से भी इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। सिर्फ ये होगा कि एक जब कंप्रेस करेंगे तो केमिस्ट्री में हम इनको पॉजिटिव लेंगे, एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज़ होगी, और जब एक्सपेंड होगा तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, तो वर्क डन को जो है नेगेटिव कंसिडर करेंगे। फिज़िक्स में हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि W = FD। अब जो F का फार्मूला है ये कहाँ से डिराइव करेंगे? प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो F आपके पास PA इनके बराबर है। और ये D जो है कहाँ से आया? इसमें जो इन्होंने जो डिस्टेंस कवर की, जो हाइट में चेंज आया, तो ये फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम्स का जो डिफरेंस होगा वो D के बराबर यानी डेल L के बराबर होगा। एरिया में 2 साइड होते हैं, लेंथ, वेड्थ, और वॉल्यूम में 3 साइड होते हैं, लेंथ, वेड्थ, हाइट। जो हमारे पास स्क्वायर के जो यूनिट होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया के हैं। और जो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, DM क्यूब, तो ये वॉल्यूम के यूनिट हैं। अब इस फार्मूले में हम F इनका जो फार्मूला है इनको पुट करेंगे, और इसी तरह D के लिए जो है ये डेल L ये इनके बराबर है, ये पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगा। अब इसमें एरिया और ये जो हाइट, तो 3 साइड हो जाएंगे, 2 इसमें मौजूद है और एक ये हो जाएगा, तो इसके जगह पर हमने वॉल्यूम पुट कर दी। तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन जो है ये आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम चेंज इनका प्रोडक्ट है। इस फार्मूले को याद रखें कि आपको प्रेशर और वॉल्यूम चेंज दिया हो तो आप इससे वर्क डन मालूम कर सकते हैं। एंथैल्पी क्या चीज़ है? एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। कांस्टेंट प्रेशर पर आपके पास सिस्टम जितना हीट एब्जॉर्ब करता है या रिलीज़ करता है, वो टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम जो है वो एंथैल्पी कहलाता है। या इस तरह भी कह सकते हैं कि जो वर्क डन है और इंटरनल एनर्जी है, इनका सम जो है ये एंथैल्पी के बराबर है। आप आसानी के लिए ये याद रख सकते हैं, ये आपके पास सिस्टम है, आपने क्यों हीट प्रोवाइड कर दी, तो ये क्यों हीट आप एंथैल्पी को हटा दें, बाहर से हम रिलेट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन होगा कि क्यों इक्वल टू डेल ए प्लस P डेल्टा V। प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम में चेंज आएगा। अब अगर हम सिस्टम के अंदर बात करते हैं तो आपके पास फिर इन दोनों को कंबाइनली जो है हम एंथैल्पी का नाम देते हैं। बाहर से ये इक्वेशन होगा,
तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कब जो है यहाँ पर क्यों रखते हैं और कब एंथैल्पी। तो जब बाहर से रिलेट करते हैं तो जो हीट प्रोवाइड की होगी कांस्टेंट प्रेशर पर, तो वो इंटरनल एनर्जी में कंज्यूम होगा और उसके बदले कुछ ना कुछ काम होगा, तो ये इनके बराबर होगा। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट लॉ है, ये उनके मुताबिक यानी हीट ज़ाया नहीं हुआ बल्कि वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में कंज्यूम हुआ। और जब सिस्टम के अंदर बात करते हैं तो इन दोनों को, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी को कंबाइनली हम एंथैल्पी का नाम देते हैं। तो इनको हम किस तरह ये इस स्टेटमेंट के मुताबिक प्रूव कर सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो प्रोवाइडिंग हीट है वो एंथैल्पी के बराबर है। ये आपके पास इक्वेशन है कि एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बराबर है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के मुताबिक क्यों पी जो है कांस्टेंट प्रेशर पर, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो ये टोटली इंटरनल एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी का हमने एक डिफिनीशन की थी कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितना हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। क्योंकि वॉल्यूम तो फिर ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पॉइंट्स, ये वेरिएबल जो है ये टोटली इनका आंसर ज़ीरो होगा, तो ये टोटली इनके बराबर होगा। तो क्यों पी डेल्टा ई पी डेल्टा वी, इसी से हम डेल ई की वैल्यू मालूम करते हैं। तो पी डेल्टा वी साइड पर शिफ्ट करके क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। अब इस चीज़ को जो है हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी और पी डेल्टा वी एक ख़ुद जो है यहाँ पर मौजूद है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एंथैल्पी जो है ये क्या है कि जब भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर तो ये एंथैल्पी के बराबर होगा, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा तो ये इंटरनल एनर्जी चेंज में जो है ये आएगा। अच्छा जी, तो ये था। नेक्स्ट इसमें है एंथैल्पी ऑफ ए सब्सटेंस। एंथैल्पी ऑफ ए सब्सटेंस को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इनके लिए हम कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं। और एंथैल्पी इज़ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ दैट सब्सटेंस पोजेसेस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो गिवन टेम्परेचर प्रेशर होगा उस वक्त जो सब्सटेंस की, जो सिस्टम की जो टोटल हीट कंटेंट होगी वो एंथैल्पी कहलाएगी। इनको हम H से डिनोट करते हैं, ये इनका फार्मूला है। इसमें ई इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, ये वॉल्यूम। इनके अलावा एंथैल्पी कैन नॉट मेजर डायरेक्टली, ओनली चेंज इन एंथैल्पी कैन बी मेजर। हमने कहा था कि ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन जो है ये इनिशियल फाइनल पर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो हम डायरेक्टली इनको इस तरह मेजर नहीं कर सकते। It is a state function meaning its value depend only on the initial and final state, not on the path taken. Change in enthalpy जो है indicate del H इस तरह जाहिर करेंगे, whether heat absorb or release during the process। जब heat release होगा तो enthalpy को जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में इनको नेगेटिव लेंगे, और जब heat absorb होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो इनको पॉजिटिव लेते हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन शो डेल्टा एच वैल्यू टू इंडिकेट, जो इक्वेशन के लास्ट में अगर डेल्टा एच पॉजिटिव वैल्यू गिवन हो तो इसका मतलब कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर नेगेटिव वैल्यू इक्वेशन के लास्ट में मेंशन हो तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? एक होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एक है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में आपके पास जो है कंपाउंड के साथ या एलिमेंट कंपाउंड के साथ जो रिएक्शन करते हैं तो उनको हम नाम देंगे, उसमें जो एनर्जी चेंज आएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे NaOH प्लस HCl, तो इनको हम NaCl और ये है H2O, इनको हम नाम दे सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर ये 180 m पर बाहर अगर कंडीशन ये हो कि 180 m और 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, तो इनको फिर कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर एलिमेंट आपस में मिलते हैं, जैसे आपका H2F2 या आपके पास जो है कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं या ये HF बनाते हैं, तो इनके लिए यूज़ होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, ये एक रिएक्शन भी है। लेकिन जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस है वो
सारे के सारे जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होते। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ जब एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो इनके लिए यूज़ होगा। और जब बाहर से टेम्परेचर 25 और प्रेशर 1 atm हो तो इनको फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। अगर ये रिएक्शन हो कंपाउंड या एलिमेंट कंपाउंड के बीच में तो फिर उनको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। इनके अलावा इनको जो मेजर किया जाता है कैलोरीमेट्री इस ब्रांच को कहा जाता है, डिवाइस को कैलोरीमीटर कहा जाता है। और जिस सब्सटेंस का हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते इनके लिए इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री में हम किस तरह जो है मालूम करते हैं, उसमें हम हिस लॉ जो है यूज़ करते हैं। हिस लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपके पास रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा हो या मल्टीपल स्टेप में, लेकिन एनर्जी में कुछ बचत नहीं आएगा, आपके पास वही एनर्जी जो है फिर भी देनी होगी। तो प्रोसेस अगर एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में आपके पास वही एनर्जी जो है कंज्यूम होगी। तो हम इससे मैथमेटिकली इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री या हिस लॉ को कब यूज़ करेंगे, जब कोई साइड रिएक्शन हो रहा हो और उसका आपको मालूम करना है कि इसकी एंथैल्पी क्या है, या इनके अलावा जब बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर हो, जैसे ग्रेफाइट डायमंड में चेंज हो रहा है तो मिलियन ईयर रिक्वायर होंगे। इसी तरह अगर दो सब्सटेंस डायरेक्टली रिएक्शन ही नहीं करते तो आप उसकी एंथैल्पी किस तरह मालूम करेंगे, तो हिस लॉ को यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री को। तो इन तीनों बातों को याद रखें कि जब साइड रिएक्शन हो रहा हो, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर हो, या दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन ही नहीं करते तो हम इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री हिस लॉ को जो है यूज़ करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम करने के लिए। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, तो आप CH4 के लिए जो है किस तरह ये मालूम करेंगे इसकी एंथैल्पी क्या है। या आप जो है ग्रेफाइट आपके पास चेंज हो रहा है डायमंड में, तो इसके लिए मिलियन ईयर रिक्वायर होंगे, तो आप ये किस तरह मालूम करेंगे। या इनके अलावा आप कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है लेकिन साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रहा है, तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए किस तरह कैलकुलेशन करेंगे, हम हिस लॉ को यूज़ करेंगे। एंथैल्पी चेंज जो है हीट एक्सचेंज, जो हमने फार्मूला लिखा था स्पेसिफिक हीट के लिए, वही फार्मूला है C = Q, यहाँ पे स्मॉल Q लिखा हुआ है, M डेल्टा T। तो आपको Q मालूम करना है तो M और डेल्टा T इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। लेटिस एंथैल्पी क्या है, ये तमाम यहाँ पर जो एंथैल्पी टर्म आप देख रहे हैं इनको हम दूसरे ब्रांचेस में डायरेक्ट हीट का टर्म यूज़ करते थे। हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ लेटिस एनर्जी या लेटिस एनर्जी, या इसी तरह जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है या बॉन्ड एनर्जी है, एनर्जी हीट का टर्म वहाँ पे यूज़ करते थे। यहाँ पे सिर्फ एंथैल्पी है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि जब हम सॉल्यूट को एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो आपके पास जो एनर्जी चेंज आएगा, यानी वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कर सकते हैं, एंडोथर्मिक भी कर सकते हैं, तो वो जो चेंज आएगा उनको हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का नाम देंगे। और उनका हमने पिछले स्लाइड पे जिक्र किया कि कब आपके पास वो पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब एंडोथर्मिक, कब एक्सोथर्मिक। अगर लेटिस एनर्जी पे खर्चा ज़्यादा आ रहा है उसके ब्रेक करने पर, तो और हाइड्रेशन एनर्जी से लेटिस एनर्जी ज़्यादा है तो फिर जो है आपके पास ये एंडोथर्मिक होगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, यानी जब वाटर मॉलिक्यूल आयन के सराउंड में खड़े हो जाते हैं तो उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है बनिस्बत उसके ब्रेक होने पर जो एनर्जी रिक्वायर होगी, तो फिर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हमने अभी एक्सप्लेन किया कि जो भी आपके पास हीट चेंज आएगा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, तो ये आपके पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। अगर बाहर से टेम्परेचर 25 और प्रेशर 1 atm है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का नाम देंगे। और इसको मैथमेटिकली हम किस तरह मालूम करेंगे कि आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया होगा, आपको सिर्फ उनको ऐड करना है प्रोडक्ट से। जितना भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है प्रोडक्ट साइड पर जितने भी सब्सटेंस मौजूद हैं उससे रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है माइनस करना है। या एक अल्टरनेटिव मेथड ये है कि जितने भी बॉन्ड एनर्जी है रिएक्टेंट की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उन सबको ऐड करना है, और उससे क्या माइनस करना है, प्रोडक्ट में जितने सब्सटेंस बनते हैं उनका जो बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी
उनको आपस में ऐड करके इससे जो है माइनस करना है, तो इससे भी हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर गिवन हो, या बॉन्ड ब्रेकिंग की जो एनर्जी रिक्वायर होती हैं वो गिवन हो, तो इन दोनों तरीक़ों से हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट माइनस करने हैं और यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी जो है माइनस करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है CH4 + 2O2 CO2 2H2O ये रिएक्शन है कंबशन, तो इसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है ये प्रोडक्ट है और मीथेन ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट साइड पर है। तो यहाँ पर CH4 ये इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये गिवन है। ऑक्सीजन एलिमेंट है तो इनका जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन याद रखें 0 लेते हैं। अगर हमारे पास वो मुख्तलिफ आइसोटोप हो, एलिट्रोपिक फॉर्म उनके मौजूद हो, तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उनका हम 0 कंसिडर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये सारे मेंशन हैं। तो आपको वो जो फार्मूला था समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ये वैल्यू है और रिएक्शन में 1 मोल है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। वाटर के 2 मोल बन रहे हैं तो इनका जो वैल्यू होगा -285, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस फार्मूले का लगाया और ये -74 जो है ये CH4 का है, ये रिएक्टेंट साइड पर है और ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं लेकिन वो एलिमेंट है तो यहाँ पर 0 रख दिया। इन सबको कैलकुलेट करके आपके पास -890.3 किलो जूल पर मोल ये तरीका है। तो जब मुख्तलिफ वैल्यू मेंशन हो और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की और आपसे कहा जाए कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मालूम करें, तो प्रोडक्ट में जितने भी सब्सटेंस हैं उनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आप ऐड कर दे और इसी तरह उससे जो है रिएक्टेंट वाले तमाम उनको ऐड करके माइनस कर दे, तो आपके पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा। इंटरनल एनर्जी के लिए कौन से यूनिट यूज़ होते हैं, तो ये एनर्जी है, इसके लिए जूल ये यूनिट SI यूनिट है। केमिस्ट्री में हम किलो जूल यूज़ करते हैं, वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, तो इसलिए किलो जूल में एक्सप्रेस करते हैं। कैलोरीज़ ये यूनिट जो है ये भी यूज़ होगा। इनका अगर हम डिफिनीशन करते हैं 1 जूल क्या है, इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 न्यूटन फोर्स ओवर 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस। किसी ऑब्जेक्ट पर आप अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं 1 मीटर डिस्टेंस तक, तो आपने जो एनर्जी कंज्यूम की वो 1 जूल के बराबर होगी। कैलोरीज़ क्या है, ये ओल्डर यूनिट है और ये भी टेक्स्ट बुक में यूज़ होता है, ख़ासकर बायो में, कि आपको कौन सा न्यूट्रिएंट कितना जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स कितनी एनर्जी पर ग्राम जो है प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे कैलोरीज़ ये यूनिट ज़्यादा मशहूर है, इनको यूज़ करते हैं। 1 कैलोरीज़ इज़ द अमाउंट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। हम वाटर के लिहाज से इनको डिफ़ाइन करते हैं। दूसरे सब्सटेंस भी आप ले सकते हैं कि 1 ग्राम जो है उनके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेस करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उनको कैलोरीज़ कहा जाता है। ये आपके पास स्पेसिफिक हीट का जो डिफिनीशन है वही है। स्पेसिफिक हीट में भी हमने कहा था कि 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर रेस करने के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर रेस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी, तो वाटर का 1 कैलोरीज़ पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या जूल 1 कैलोरीज़ 4.184 जूल के बराबर है, तो 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। या अगर हम किलोग्राम में इनको एक्सप्रेस करेंगे तो इनको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास 4186 या 84 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन ये SI यूनिट इस्तेमाल होते हैं। इनके अलावा कैलोरीज़ इनको भी यूज़ करते हैं, लीटर एटमॉस्फेयर इनको भी यूज़ करते हैं। लीटर एटमॉस्फेयर क्या है कि ये आपके पास जब हम गैसेस को डील करते हैं, जैसे गैसेस में हमने कहा था कि W = P डेल्टा V, तो ये P का यूनिट है ATM और ये डेल V जो है आपके पास वॉल्यूम DM क्यूब या लीटर, तो यहाँ पर DM क्यूब ये भी आ सकता है। इनको जब डिफ़ाइन करेंगे तो ये क्या है, कितना वर्क डन है या कितनी एनर्जी जो है रिक्वायर होगी। द वर्क डन बाई ए गैस एक्सपेंडिंग अगेंस्ट द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द 1 लीटर वॉल्यूम। जब किसी सिस्टम के ऊपर बाहर से 1 ATM जो है प्रेशर है
1 atm प्रेशर बाहर से है और इनको आप 1 dm³ तक एक्सपेंड करते हैं, तो इसने जो वर्क डन किया या इसमें जो एनर्जी कंज्यूम हुई वो लीटर एटीएम इनके बराबर हैं। ये आपके पास 101.325 101.325 से ये जूल के बराबर होता है। तो ये आपके पास ये यूनिट तब यूज़ करते हैं जब गैसेस को डील करते हैं, और इसका डिफिनीशन क्या है कि द वर्क डन बाय ए गैस एक्सपेंडिंग अगेंस्ट द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब गैस एक्सपेंड होगा उनके ऊपर 1 atm प्रेशर हो तो वो जब 1 लीटर तक 1 dm³ तक वो एक्सपेंड हो जाए तो उसने जितना काम किया वो लीटर एटीएम कहलाएगा, और जूल में 101.325 जूल्स के ये बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कि जब 1 पोटेंशियल डिफरेंस हो, ये फिज़िक्स में फिज़िकल केमिस्ट्री में एटॉमिक लेवल पर यूज़ होता है, यानी आपके पास 4 वोल्ट ये और यहाँ पर है 3 वोल्ट, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन में जो एक्सेलरेशन पैदा होता है या इसमें स्पीड में जो चेंज आएगा, ये जो एनर्जी यहाँ पर इसमें मौजूद होगी इस पोटेंशियल डिफरेंस में, 1 पोटेंशियल डिफरेंस में, तो इनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जो है आप इनके चार्ज से याद रख सकते हैं। ये आपके पास 1.602 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगी। चार्ज इनका क्या है, जूल के बजाय कूलम लगा दे तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी का यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो उसमें जो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी या उसमें जो एनर्जी होगी या उनके स्पीड में जो चेंज आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। ये इनका आपस में रिलेशन है। 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। किलो कैलोरीज यहाँ पे लगा दे, 1 किलो कैलोरीज 4.18 किलो जूल ये लगा दे, किलो हटा दे तो आपके पास सैंपल जो है 1 कैलोरीज 4.18 जूल इनके बराबर होंगे। इसी तरह 1 लीटर या 1 dm³ एटीएम 1 लीटर एटीएम ये आपके पास 101.325 जूल के बराबर है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.602 × 10⁻⁻19 जूल इनके बराबर है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, ये हमें क्या कहते हैं, इनको लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी कहा जाता है कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते और ना डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी जो सिस्टम को जो हमने हीट प्रोवाइड की तो वो डिस्ट्रॉय ज़ाया नहीं हुई, बल्कि वो इंटरनल एनर्जी में कंज्यूम हुआ और उसके बदले कुछ वर्क डन भी सिस्टम ने किया। इसी तरह एग्जांपल आप ले सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। जो आइस मेल्ट हो रहा है तो सराउंड से उन्होंने हीट एब्जॉर्ब की, तो वो हीट जो है कहाँ पर खर्च हुई, वाटर मालिक्यूल की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में। इसी तरह इलेक्ट्रिक हीटर है तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वहाँ स्प्रिंग गर्म हो जाते हैं, रेड हॉट हो जाते हैं, तो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। कार इंजन है तो वहाँ पे कंबशन रिएक्शन होगा, नेचुरल गैस पेट्रोल वगैरह वहाँ पे जो है जलेंगे, तो जो केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी उसके बदले कार मूव करेगा, ये उसमें कन्वर्ट होगा। तो हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। हीट जो है क्या चीज़ है कि जब आपके पास एक बॉडी से दूसरे बॉडी में यानी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, इस वक्त हम हीट का टर्म यूज़ करते हैं, और ये तब तक ट्रांसफ़र होगा जब वो इक्विलिब्रियम में नहीं आती, उनका टेम्परेचर सेम नहीं होगा। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जब एनर्जी जाएगी तो हीट का टर्म उनके लिए यूज़ करते हैं। और जब बॉडी में जिक्र करते हैं तो टेम्परेचर का टर्म यूज़ करते हैं, एवरेज एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उनको टेम्परेचर का नाम देंगे। और जब एक बॉडी से दूसरे में ट्रांसफ़र होगी तो उस वक्त हीट का टर्म यूज़ करते हैं। जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, जब हीट रिलीज़ होगी सिस्टम से तो नेगेटिव लेंगे। इसी तरह जब आपके पास कंप्रेशन होगा, सिस्टम को कंप्रेस करेंगे तो W को पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी जो है बढ़ेगी सिस्टम की, और जब वो एक्सपेंड करेगा सिस्टम तो इनको नेगेटिव लेते हैं। फिज़िक्स में हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं
फिजिक्स में हम कहते हैं कि ये जो बाहर से प्रेशर है और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पर हैं और वहाँ पे फार्मूला है FD cos थीटा। तो जब यहाँ पर 180 रखेंगे तो इनका आंसर -1 आएगा और FD से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन जो है माइनस होगा। और केमिस्ट्री में हम एनर्जी पे सिर्फ फोकस करते हैं। हम कहते हैं कि जब ये एक्सपेंशन होगी तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, तो इसलिए नेगेटिव लेते हैं। और यहाँ फिज़िक्स में हम FD cos थीटा, तो 180 थीटा यहाँ पर मौजूद है, तो ये -1 के बराबर है। हिस लॉ क्या है? जैसे हमने जिक्र किया था कि आपके पास केमिकल रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में, लेकिन टोटल हीट जो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज़ होगी वो हमेशा बराबर रहेगी। तो इनको हम मैथमेटिकली किस तरह मालूम करते हैं? इसमें हम जब जो टारगेटेड इक्वेशन हो उसको हासिल करेंगे, जो कंपोनेंट इक्वेशन आपको गिवन होंगे, लेकिन उसके लिए ये रूल याद रखें कि जब आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मल्टीपल रिएक्शन, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मल्टीपल रिएक्शन से जब मालूम करेंगे, एक आप जब इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो उनका जो एंथैल्पी होगी उनका साइन चेंज होगा। सपोज़ आपके पास ABC बनाते हैं, यहाँ पर -200 है, तो अगर हम इस तरह लिखेंगे कि CA + B, तो ये जो है +200 इस तरह किलो जूल पर मोल, ये इस तरह हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई आप कब करेंगे कि जब आपके पास जो गिवन इक्वेशन हो, अगर वहाँ पर कोई सब्सटेंस 2 मोल्स में मौजूद है या 3 मोल्स उसके इक्वेशन में मौजूद है। सपोज़ आपके पास A जो है 2 मोल B और ये C बना रहा है, तो जो आपको इक्वेशन गिवन हो, जैसे यहाँ पर ये A मौजूद है लेकिन यहाँ पर 1 मोल है, वहाँ पे 2, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इनकी वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब आप इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू को भी डिवाइड करेंगे, जब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके वैल्यू एंथैल्पी को भी मल्टीप्लाई करेंगे। कैंसल इंटरमीडिएट स्पीशीज़ अपीयरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ एरो, के दोनों साइड पर, जिस तरह हम मैथ्स में करते हैं। फॉर एग्जांपल +5, यहाँ पे 5 मौजूद है तो इनको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इसी तरह इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होंगे वो रिएक्टेंट के साथ इस तरह कैंसिल होंगे। और अगर सेम साइड पर हो तो साइन जो है डिफरेंट होना चाहिए, जैसे ये +5 तो यहाँ पे -5, तो ये तब कैंसिल हो गया। लेकिन अगर अपोजिट साइड पर हो, एरो आपके साथ यहाँ पर इक्वल साइन की तरह बिहेव करेगा, एक्ट करेगा। हिस लॉ कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इनडायरेक्टली, और हमने जिक्र किया था कि 3 बातों को याद रखें। इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री में हम हिस लॉ को यूज़ करते हैं, और कब यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? जब आपके पास यानी बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर रिक्वायर हो तो हम इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री यूज़ करते हैं। जब साइड रिएक्शन हो रहा हो तब इनको यूज़ करते हैं, या 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्शन ही नहीं करते तो आप किस तरह इनका एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हम हिस लॉ को यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करेंगे? ये तो इनका ये डायग्राम है। जो हमने स्टेटमेंट आपको बताया कि अगर A से B बन रहा हो एक स्टेप में, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब होगी वो बराबर होगी। अगर आप इस तरह C बना दें और फिर C से B बना दें तो ये 2 स्टेप की एनर्जी उसी के बराबर होगी। इसी तरह अगर आप A से D पर आ जाए, D से जो है आप E बना दें, E से B बना दें, तो इस 4 स्टेप में जो एनर्जी होगी वो भी उसी 1 स्टेप के बराबर होगी। तो अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में, उसके एनर्जी में कोई बचत नहीं आएगी, वही एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ होगी जो एक स्टेप में हो। ये तरीका हिस लॉ को हम किस तरह यूज़ करते हैं? तो ये आपको जो है आपसे तो वहाँ पे MCQs टाइप क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे आप वो समझ सकते हैं कि किस तरह कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। कार्बन हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन ही नहीं करते, तो आप CH4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो आपको ये कंपोनेंट इक्वेशन गिवन है। अब आपको जो है कौन सा मल्टीप्लाई करना है, किस इक्वेशन को ऐड करना है, इस बात को आप जो है आसानी से समझ लें। यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और वही सीक्वेंस है जिस तरह आप मैथ्स में बडमास जिस तरह करते हैं, मल्टीप्लाई पहले इनको करेंगे, अगर डिवीज़न हो तो डिवीज़न करेंगे,
फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन लास्ट में करते हैं एक्स्ट्रा जो सब्सटेंस होंगे उनके कैंसिलेशन के लिए। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल। तो हम इस इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? यहाँ पर 2 मोल मौजूद है, हमें इस इक्वेशन तक पहुँचना है इस कंपोनेंट इक्वेशन से। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो वैल्यू होगी इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे पास ये इक्वेशन आएगा, ये आंसर होगा -571। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करने से। अब आपके पास ये भी आया और यहाँ पर कार्बन वाला इक्वेशन ये भी मौजूद है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे ताकि ये इक्वेशन हासिल हो। और फिर जब एक्स्ट्रा जो चीज़ें होगी उनको कैंसिलेशन के लिए ये तीसरे इक्वेशन को हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये आपने दोनों इक्वेशन ऐड कर दी, तो आपके पास जो है इनकी वैल्यू इनको भी ऐड करेंगे और आपके पास ये इक्वेशन आया, ये कार्बन और ये आपके पास 2 ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स, तो ये 2 ये हाइड्रोजन और प्रोडक्ट के साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर। अब जो है इस इक्वेशन से हमें जो है ये वाला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, किस लिए कि हमें वो टारगेटेड इक्वेशन चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन मीथेन ये चाहिए। तो ऑक्सीजन इससे कैंसिल होगा और जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इनके साइन जो चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, इनकी वैल्यू माइनस है तो इनको प्लस कर देंगे। तो ऑक्सीजन इनके साथ कैंसिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इनके साथ कैंसिल होगा, वाटर इनके साथ कैंसिल होगा, बाकी रह चुका है कार्बन हाइड्रोजन और मीथेन। तो कार्बन हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे रख देंगे और हमने कहा था कि ये एरो जो है इक्वलिटी की तरह एक्ट करेगा। -CH4 को जब उस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने इनडायरेक्टली मैथमेटिकली मालूम की -74.7 किलो जूल। वैसे कार्बन हाइड्रोजन आपस में डायरेक्टली रिएक्शन जो है ये नहीं करते, तो ये हमने इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री के थ्रू मालूम किया। इसमें हमने हिस लॉ को यूज़ किया। हिस लॉ एक मैथमेटिकल मेथड है जिसमें आपको एक टारगेटेड इक्वेशन दिया होगा और आप मल्टीपल स्टेप के थ्रू, यानी हमने मल्टीपल स्टेप के थ्रू इसलिए मालूम की कि उन्होंने हमें स्टेटमेंट में ये बताया कि अगर रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में उनकी एनर्जी जो है सेम होगी। तो हमने मल्टीपल स्टेप में वो जो है कैलकुलेट की और ये आपके पास -74.7 किलो जूल ये आंसर आया। इस इक्वेशन को देखिए, आपको इस तरह का इक्वेशन दिया होगा कि ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इनकी एंथैल्पी ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इनकी एंथैल्पी ये है। तो इसकी क्या होगी, कार्बन और ये ऑक्सीजन का एक एटम है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, तो इसकी एंथैल्पी क्या होगी। तो आप इससे ये इक्वेशन जो है आपको हासिल करना है, तो आप इनको देखिए आप किस तरह इससे हासिल कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि ये साइन जो है चेंज होंगे। तो आपके पास ये 2 एटम हैं, एक एटम आपको इनसे माइनस करना है, ये असल में है एक एटम, यानी 1/2 और ये 2 जो यहाँ पर मौजूद है, ये 2 आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें इनके साथ, तो आपके पास ये 2/2 और ये आपके पास 1 के बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हम इस तरह लिखते हैं, हम डायरेक्टली एक एटम इस तरह नहीं बनाते। तो ये आपके पास इनसे एक ऑक्सीजन एटम जो है ये आएगा, तो ये यहाँ पर ये मेंशन है। कार्बन जो है अपने जगह पर मौजूद है और आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इनके साथ कैंसिल हो चुका होगा। ये माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड जब इक्वल साइन के उस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनकी ये वैल्यू ये प्लस माइनस माइनस इनको आप जो है सॉल्व कर दें तो आपके पास इनसे आंसर आएगा -110.5 किलो जूल पर मोल, ये आंसर आएगा। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है कि सल्फर ऑक्सीजन जो है सल्फर डाइऑक्साइड ये बनाते हैं, इसकी एंथैल्पी ये है। सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, इनकी ये एंथैल्पी है। तो आपका टारगेटेड इक्वेशन ये है कि सल्फर जब सॉलिड स्टेट में हो और ये ऑक्सीजन के साथ इनके साथ रिएक्शन करता है, ये 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, इससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो इनके लिए एंथैल्पी क्या होगी,
तो आप इस इक्वेशन को इससे किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो आप नंबर 1 देखिए कि यहाँ पर आपके पास सल्फर 1 मोल यहाँ पर भी है। अच्छा, ऑक्सीजन ये सल्फर ट्राईऑक्साइड ये 1 मोल है, यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये 2 मोल है। तो हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2। तो ये इक्वेशन जब डिवाइड होगी 2 से, तो ये वैल्यू जो है ये भी 2 से डिवाइड होगी, तो आपके पास -99 आएगा। आप जो है आप यहाँ पर सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो ये एक ही इक्वेशन में होना चाहिए। तो हम इस सल्फर, इस ऑक्सीजन, इस इक्वेशन को 1 को और 2 को डिवीजन के बाद जो है ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए, ये आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन और ये है सल्फर ट्राईऑक्साइड और इनकी एंथैल्पी जो है ये -99, ये आपके पास ये इक्वेशन आया। अब ये इक्वेशन जो है हम ऊपर वाले इक्वेशन के साथ जो है ऐड कर देंगे, किस लिए कि हमें जो टारगेटेड इक्वेशन चाहिए उसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड भी होना चाहिए और सल्फर भी, सल्फर ट्राईऑक्साइड यहाँ मौजूद है और सल्फर यहाँ पर मौजूद है। तो आपके पास SO2, अब जो है आप इस सल्फर डाइऑक्साइड को यहाँ से जो है ये कैंसिल कर दें और ये आपके पास जो है ये जब आप 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पर है 1/2, तो ये आपके पास टोटल जो है 3 एटम है, 3/2 O2 ये आ जाएगा। ये सल्फर जो है अपने जगह पर मौजूद है और ये SO3 जो है अपने जगह पर आ जाएगा और इनकी जो वैल्यू होगी -296 किलो जूल पर मोल। ये -99 जो यहाँ से आया था, इनको ऐड कर दे तो आपके पास -395 किलो जूल पर मोल ये आंसर आएगा। तो आपको जो टारगेटेड इक्वेशन गिवन हो वो आपको हासिल करना है। तो आपने ये सीखा कि हमें किस को मल्टीप्लाई करना है। हम मेन इक्वेशन को देखेंगे, अगर वहाँ पे 1 मोल मौजूद है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर टारगेटेड इक्वेशन में जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के अगर ये 3 मोल होते तो मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता, अगर यहाँ पे 4 मोल होते तो इसको 4 मोल से और इसकी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करता, अगर ये हाफ मोल होते तो मैं इनको 2 से डिवाइड करता कि ये भी हाफ हो जाए और इसकी वैल्यू को भी डिवाइड करता। फिर किस किस को ऐड करेंगे, हम इस मेन इक्वेशन को देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट कंपाउंड मौजूद है, तो वो किस किस इक्वेशन के ऐड करने से आ सकते हैं। तो हम उस इक्वेशनों को ऐड करेंगे कि हमें ये इक्वेशन मिल जाए। तो जो प्रोसेस हम इक्वेशन के साथ करते हैं वो इनके वैल्यू के साथ भी करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में याद रखना कि सब्ट्रैक्शन में हम इस रिएक्टेंट प्रोडक्ट की साइन जो है चेंज करते हैं और जब यहाँ के सब्सटेंस यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएंगे और ये वैल्यू जो है सब्ट्रैक्शन में ये भी पॉजिटिव होगी। जब आप रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो उसमें भी ये वैल्यू जो है ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, यानी अगर एक साइड पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो दूसरे साइड पर एंडोथर्मिक। तो इस तरह के MCQs इसके ऊपर बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये था थर्मोकेमिस्ट्री। शुक्रिया।